हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। और जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया कि हम कल से संविधान चालू करेंगे, या फिर कहे कि राज व्यवस्था चालू करेंगे, क्योंकि राज व्यवस्था का मतलब सिर्फ संविधान नहीं है। तो मैं आपके लिए वो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी क्या है महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है, वो क्या है, राज व्यवस्था है। तो पहले हम देख लेते हैं कि राज व्यवस्था किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं। तो किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में जब आप परीक्षा देने जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आप देखते हैं कि आपको वहाँ सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है मिलेगा। तो उस सिलेबस में, सामान्य अध्ययन के सिलेबस में कुछ विषय क्या है जो आप देखते हैं। उसमें से सबसे पहले आप देखते हैं कि भारत वह विश्व विश्व वह भारत या भारत वह विश्व का इतिहास। आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो किसी कमीशन का एग्जाम हो, आयोग के द्वारा ली गई परीक्षा हो, या फिर वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, जैसे एमटीएस, एसएससी, डी ट्रिपल एससीबी, या कोई भी एग्जाम, या फिर एसएससी सीजीएल, या फिर लोअर की परीक्षा हो, या फिर कहे कि कमीशन द्वारा ली जाने वाली किसी अपर पीसीएस की परीक्षा हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको जो जीएस सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडीज का सिलेबस देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको इतिहास क्या है देखने को मिलेगा। इतिहास के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण, हम उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उनमें से एक हमारा क्या हुआ, इतिहास, और दूसरा होता है विश्व वह भारत का भूगोल। ये हमारा वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री। और द सेकंड इज विश्व है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, जो कि आप मेरे साथ क्या है अध्ययन कर रहे हैं। और तीसरा जो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो होता है हमारा भारतीय राजनीति, गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे। और चौथा वो होता है हमारा हमारा अर्थव्यवस्था, और जिसका अध्ययन हम भारत के भारत को केंद्र बिंदु मानकर क्या है करेंगे। लेकिन कुछ उन बिंदुओं पर भी हम फोकस करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और वो संस्थान भारत के अंदर स्थित नहीं है, और वो किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो वो भी क्या है कुछ बिंदु होते हैं। तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी ऑफ इंडिया।
और ये पॉलिटी ये भारतीय राज व्यवस्था। और फिफ्थ, विज्ञान से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ सब एक तरह से कहे तो वो सभी होते हैं, वो इन सब्जेक्टों में से निकले हुए पार्ट्स हैं, या फिर कहे कि वो सब पार्ट्स है। लाइक एनवायरनमेंट, पर्यावरण जैसे भूगोल से संबंध रखता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अपना राज व्यवस्था से गवर्नेंस संबंधित है, इसी प्रकार विज्ञान से टेक्नोलॉजी संबंधित है। तो इसी प्रकार से कुछ हमारे सब सब्जेक्ट भी है जो एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे सामान्य अध्ययन के विषयों में ये विषय क्या है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनके बाद कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन भी होते हैं, जिनका किसी विषय से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं कहूं कि रसिया की राजधानी क्या है, या मैं कहूं कि युगांडा की राजधानी क्या है, या पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, और उनको हमें अलग से क्या है याद करना होता है। उनका विषयों से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं रहता है। बाकी आप ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, भारतीय राज व्यवस्था। तो देख लेते हैं कि राज व्यवस्था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इस क्लास में संपूर्ण राज व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, और इसकी स्पीड, कक्षा की स्पीड या पाठ्यक्रम को जो हमारा चलाने का कार्यक्रम रहेगा वो थोड़ा ज्योग्राफी की बजाय थोड़ा ज़्यादा स्पीड वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें और एक से दूसरे को प्रभावित करने वाली चीज़ें नहीं हैं। और ये थोड़ा और ज़्यादा ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाएगा और सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा कि मार्च में आपको जो यूपीएसआई वाला एग्जाम देखने को मिलेगा, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो आप क्या है यहाँ बिल्कुल फोकस करके चलिए, और मैं कहता हूँ कि आप निश्चित ही एक अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आएंगे। और ये आप अपना खुद का आकलन 10 से 15 दिनों की क्लास के बाद खुद से भी आकलन कर पाएंगे कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं। तो हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज व्यवस्था, व्यवस्था और राज यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और हम जो है ये 95% हम इसमें 98% भारत के संदर्भ में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि राज व्यवस्था सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे से एग्जाम में राज व्यवस्था नाम के किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ऐसा क्या है कि उससे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, और वास्तव में राज व्यवस्था क्या है और हमें यह क्यों पढ़ना चाहिए, और इसका हमारे दैनिक जीवन में भी क्या कोई उपयोग है। तो देख लेते हैं हम राज व्यवस्था को। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि राज व्यवस्था, अब राज शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे अंदर बहुत सारे राज दफन हैं, ऐसे भी सुना होगा। और ये भी आपने फिल्म इत्यादि में बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पर मेरा राज चलता है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। तो मैं कहूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे राज दफन हैं, और दूसरा कि यहाँ मेरा राज चलता है, तो दोनों शब्दों में राज का अर्थ आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब आप
कभी कोई मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको राज शब्द अनेकों बार सुनने को मिलेगा। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवियों के अंदर आपको से संबंधित, राज शब्द से संबंधित अनेकों डायलॉग भी क्या है देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही हम पहले कुछ चीजें देख लेते हैं ताकि हमें राज शब्द का मतलब समझ आए, और फिर व्यवस्था शब्द उसके साथ जुड़ेगा तो क्या निकल के आएगा। और फिर आपको मैं मैं समझता हूं कि फिर आपको राज व्यवस्था के शब्द के अर्थ से आपको अंदाजा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि कुछ मूवी के नाम और उनसे संबंधित डायलॉग क्या है लिखे हुए हैं। तो आपने देखा जोधा अकबर, जो एक मूवी है जो आपने देखा 2008 में क्या है आई, और उस मूवी का एक डायलॉग है कि राज कोई खिलौना नहीं है जो हर किसी के हाथ में दे दिया जाए। आप अच्छे से इसको समझिए कि राज कोई खिलौना नहीं है जो हर किसी के हाथ में दे दिया जाए। आपने इस लाइन को समझा और सुना कि राज कोई खिलौना नहीं है जो हर किसी के हाथ में दे दिया जाए, यानी रहस्य, यहाँ बात सीक्रेट्स या रहस्य की नहीं हो रही है। मैंने आपको एक लाइन बताई कि मेरे अंदर कितने राज दफन हैं, यहाँ उससे तात्पर्य नहीं है, इसका मीनिंग सीक्रेट्स बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि राज कोई खिलौना नहीं है जो हर किसी के हाथ में दे दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि हम कोई सत्ता, कोई शासन, इस प्रकार की कोई चीज को बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हर किसी के हाथ में देने के लायक नहीं है, वो कोई खिलौना नाम की चीज नहीं है। तो हम एक दूसरा कोई किसी और मूवी का डायलॉग देखते हैं और देखते हैं कि राज उन्हीं का होता है, राज उन्हीं का होता है जिनमें उसे संभालने का जिग्र होता है, राज उन्हीं का होता है जिनमें उसे संभालने का जिग्र होता है। तो यहां भी आप राज का अर्थ देखोगे कि राज यानी सत्ता उन्हीं की चलती है जिनके अंदर उसको संभालने का जिग्र होता है, यानी कि जो सम्राट होंगे उन्हीं का राज चलेगा। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्ता शासन की बात चल रही हो, और आप देखेंगे कि राज उन्हीं का होता है जिनमें उसे संभालने का जिग्र हो। ठीक इसी प्रकार आप एक और डायलॉग देखेंगे कि तख्त की जरूरत नहीं मुझे राज करने को, तख्त की जरूरत नहीं मुझे राज करने को, मेरी एक मुस्कान ही काफी है दिल जीतने को। इसका मतलब है कि मुझे दूसरों का दिल जीतने के लिए, सिंहासन करने के लिए तख्त की जरूरत नहीं है, मुझे राज करने के लिए, राज का मतलब कहीं मैं शासन करने के लिए मुझे तख्त की जरूरत नहीं है। और फिर बोलता है कि मेरी एक मुस्कान ही काफी है दिल जीतने को। तो आपने इन तीनों मूवीज, किसी मूवीज से संबंधित ये डायलॉग हैं, और आपने तीनों में देखा कि राज का मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्ता और शासन की बात चल रही हो। अब हम राज एक और, अभी जो आपने करंट में लगभग, मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग सभी ने ये मूवी देखी होगी, और बात हो रही है बाहुबली। इस जब मूवी चालू होती है या शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो मूवी के स्टार्ट में ही आप एक डायलॉग सुनेंगे, और वो डायलॉग कुछ इस प्रकार है कि राजमाता शिवगामी देवी ने ये ऐलान किया है कि महेंद्र बाहुबली इस साम्राज्य का अगला राजा होगा। राजा मतलब राज करने वाला, इस साम्राज्य का राजा होगा, यानी राज करने वाला, यानी सत्ता और शासन को संभालने वाला। तो आप यहां इन सभी लाइनों से, इन सभी पंक्तियों से राज शब्द को जब देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको राज से मतलब सत्ता और शासन कुछ थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। तो यहां से आपको इन लाइनों से
जैसा कि आप दैनिक जीवन में कुछ चीजें सुनते हैं और आप उससे एक आइडिया लगाते हैं कि राज का मतलब या राज का अर्थ क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ राज का मतलब हमें सत्ता और शासन से दिखाई दे रहा है। आइए अब देखते हैं राज के दूसरे अर्थ को। और आप देख पा रहे हैं पहली लाइन कि कुछ राज जुबान से नहीं, वक्त आने पर खुद ब खुद सामने आते हैं। यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कुछ ऐसी छुपी हुई चीज की बात हो रही है जो खुद ब खुद सामने आ जाएगी, अभी वो छुपी हुई है। और वो राज, कुछ राज जुबान से नहीं, यानी मेरे मुंह से कुछ राज नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो कभी ना कभी खुद सामने आ जाएंगे। यानी मेरे अंदर पड़ी हुई कोई फीलिंग्स है जिसको मैं बताना नहीं चाहता हूं, यानी फीलिंग्स की बात हो रही है। तो राज से मतलब, और जो दूसरी जो आप पंक्ति देख पा रहे हैं, लाइन देख पा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है मेरा राज सिर्फ मुझे पता है, मेरा राज सिर्फ मुझे पता है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यानी मेरे अंदर कोई छुपी हुई बात है, कोई ऐसा रहस्य है जो सिर्फ मेरे अंदर है और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत की बात है। तो यहां हम देख पा रहे हैं पहले की अपेक्षा, इन चीजों की अपेक्षा, कि यहां राज का अर्थ कुछ अलग प्रकार से निकल के आ रहा है। लेकिन आप, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां रहस्यों से कोई लेना देना नहीं है, वहां रहस्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने जो दो अर्थ अलग अलग देखे, राज शब्द के दो अर्थ अलग अलग देखे, तो उनमें से जो सत्ता और शासन की जहां बात हो रही है, वो सत्ता और शासन आप राज व्यवस्था में देखेंगे और देखेंगे कि वो सत्ता और शासन किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो देख लेते हैं राज व्यवस्था या पॉलिटी को, राज व्यवस्था कहे या फिर पॉलिटी, हम इंग्लिश में इसको पॉलिटी बोलते हैं और यहाँ राज व्यवस्था बोलते हैं, हिंदी में राज व्यवस्था। पॉलिटी यानी पॉलिसी, एक जैसे लगभग शब्द है, यानी कोई नीतियों की बात, जिन नीतियों पर हमारे देश चलेगा, कुछ पॉलिसी होंगी और जिनके ऊपर हमारा देश चलेगा, आप ये मान करके चलिए कि हम लगभग उन नीतियों का वो किस प्रकार से चलता है, कौन बनाता है, कौन उनका उल्लंघन करेगा, उल्लंघन होगा तो कौन फिर उन चीजों को देखेगा, तो लगभग उस तरह की चीजें आप समझ के चलिए कि यहाँ अभी मोटा मोटी आप समझ के चलिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पॉलिटी और राज व्यवस्था का ABCD तक नहीं जानते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको स्टार्टिंग से, यानी कि डाउन डाउन टू टॉप या फिर कहे बॉटम टू टॉप लेके जाऊं, बिल्कुल नीचे से आपको ऊपर तक पहुंचाना है। और आपको वो छोटी छोटी चीजें मैं बता के चलूंगा जो आपको अच्छा स्कोर करा के आएगी, आप जिससे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने आज तक राज व्यवस्था नाम का न कोई शब्द सुना है और न ही इसके बारे में कुछ पढ़ा है। तो पॉलिटी यानी कुछ पॉलिसी से संबंधित आप इसको मान के चलिए कि कुछ नीतियां होगी, कुछ कानून होंगे, कुछ नियम होंगे जिनके दायरे में हम लोगों को रहकर या भारत के नागरिकों को रहकर काम करना है। और वो नीतियां बनाने वाला कौन होगा, नीतियां बनेगी तो वो उनका फिर उल्लंघन भी होगा। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटी सोच के चलिए। और राज व्यवस्था यानी सत्ता और शासन को संभालने की कोई व्यवस्था भी क्या है, होगी, आप ये मोटा मोटी मान के चलिए। तो अब हम देख लेते हैं कि राज व्यवस्था क्या होती है। और राज व्यवस्था जैसे आप देखेंगे कि राज व्यवस्था पॉलिटी से तात्पर्य उस संपूर्ण व्यवस्था से है जिसमें नियम, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से हैं। यानी कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत बने हैं और कुछ प्रक्रियाएं हैं, और उन सब को जोड़ के हम
क्या कह रहे हैं कि राज व्यवस्था से कुछ इस प्रकार से मानिए कि उसमें कुछ सिद्धांत हैं और कुछ नियम हैं और कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो आगे देखेंगे कि जिसके तहत किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। यानी आपको राज व्यवस्था के अंदर कुछ सिद्धांतों को देखना है, कुछ नियमों को देखना है, कुछ प्रक्रियाएं हैं और उन सब के तहत किसी देश या राज्य का शासन क्या है चलाया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अंग। सरकार क्या होती है ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें मोटा मोटी बिल्कुल ठीक ये समझना है कि वास्तव में राज व्यवस्था क्या होती है। तो सरकार का मतलब आप अभी मान के चलिए कि जो सत्ता को संभालती हो, जो नियम बनाती हो, कानून बनाती हो, जो पूरा शासन क्या है, शासन और प्रशासन को संभालती हो। अभी आप दो शब्दों में इतना मान के चलिए। तो जिसमें सरकार के विभिन्न अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका यानी विधान बनाने वाली, न्याय दिलाने वाली और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग जो बहुत ही क्या है जैसे राष्ट्रपति इत्यादि लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग। तो सरकार के विभिन्न अंग यानी कि न्याय भी लोगों को मिले और लोगों के लिए कुछ कानून बने ताकि लोगों तक, आम लोगों तक कानून गरीब और अमीर एक जैसे हो जाए, सब कानून के दायरे में रहे। तो उसके लिए न्यायपालिका भी क्या है बनी है। तो संविधान, कानून और नागरिकों के अधिकार शामिल होते हैं। यानी राज व्यवस्था, मैंने कहा शासन और प्रशासन को इस कुछ सिद्धांतों पे, कुछ नियमों पे चले और उसके कुछ अंग होंगे, वो न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका के नाम से जाने जाएंगे और वो व्यवस्था एक संविधान के अनुरूप चलेगी। एक संविधान होगा, कुछ कानून होंगे और जो नागरिकों को अधिकार दिलाएंगे या उसमें नागरिकों के कुछ अधिकार शामिल होंगे, जो एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हो। यह सिर्फ संविधान नहीं बल्कि उसे लागू करने और चलाने के लिए सरकार द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं का समूह है। राज व्यवस्था क्या है कि यह सिर्फ संविधान नहीं है, यह सिर्फ संविधान नहीं है। आपको लगता है कि यह सिर्फ संविधान है तो, लेकिन संविधान के दायरे से बाहर भी कुछ क्या है चीजें हैं जिससे हमारा देश चलता है। तो आपको यह एक उन सभी व्यवस्थाओं का क्या है समूह है जो शासन के स्वरूप, जो शासन कैसा होगा, नीतियों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। ये क्या है हमारी राज व्यवस्था है। तो इसको हम एक बार फिर दोबारा देखेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए। तो जैसा कि आपने देखा कि राज शब्द दो तरीके के अर्थ रखता है। एक ऐसा लगता है कि जैसे सत्ता और शासन से संबंधित हो, और दूसरा जो रहस्य और कुछ अंदर की चीजों का जो आदमी के अंदर भावनाओं के रूप में दबी हुई है या भावनाओं के रूप में कहीं ना कहीं वो है। तो इस प्रकार के दो अर्थ राज शब्द के निकल के आते हैं। तो हम देखते हैं कि राज व्यवस्था से तात्पर्य उस संपूर्ण व्यवस्था जिसमें नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से है, जिनके तहत किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और संविधान, कानून और नागरिकों के अधिकार शामिल होते हैं, जो एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यह सिर्फ संविधान, राज व्यवस्था सिर्फ संविधान नहीं है बल्कि उसे लागू करने और चलाने के लिए सरकार द्वारा की गई सभी व्यवस्थाएं उसमें शामिल है। तो इसमें जो शासन के स्वरूप, नीति और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है। तो आपने मोटा मोटी समझा कि हमारी राज व्यवस्था सिर्फ संविधान नहीं है बल्कि उसमें कुछ नियम, सिद्धांत, कानून, संविधान और उनको चलाने के लिए कुछ क्या है
संस्थाएं इत्यादि बनी हुई हैं, और हम इस राज व्यवस्था में उस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिससे किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। तो आपको वो अर्थ जो डायलॉग मैंने दिखाए, फिल्मी डायलॉग मैंने आपको दिखाए, और राज शब्द से जो आपको फीलिंग्स निकल के आई, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिखाई देती है कि राज यानी सत्ता और शासन के को चलाने के लिए कोई सिस्टम है, और उस सत्ता और शासन को चलाने के लिए कुछ नियम, सिद्धांत, प्रक्रियाएं हैं जिससे कोई देश या राज्य चलता हो। तो वो हम यहाँ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप ये चीजें समझे होंगे। तो इससे आगे हम देखते हैं कि अब राज व्यवस्था के जब हम अर्थ की बात करते हैं तो देखते हैं कि यह किसी राज्य के राजनीतिक संगठन, यह किसी राज्य के राजनीतिक संगठन और उसके संचालन के तरीकों को दर्शाता है जिसमें सरकार के सभी तंत्र शामिल होते हैं। ये अर्थ भी कहीं ना कहीं जो आपने पीछे डेफिनेशन देखी उसी से निकल के आता है। यानी ये कह रहा है, अर्थ का मतलब ये हुआ कि राज्य के राजनीतिक संगठन और उसके संचालन के तरीकों को दर्शाता है, और उसमें सरकार के सभी तंत्र क्या है, शामिल होते हैं। यानी कोई राज्य, किसी राज्य का शासन किस प्रकार चलेगा वो क्या है, ये दर्शाता है। और उसमें वो सभी अंग, यानी वो सभी, एक तरह से समझिए वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो उसमें काम आएंगे वो उसमें सब क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी राज्य के, वो सरकार के सभी तंत्र उसमें शामिल होते हैं। किसमें, उसको संचालन करने के लिए, उसके संचालन के जो तरीके हैं उसमें सरकार के सभी तंत्र या अंग शामिल होते हैं। और यह राज व्यवस्था किससे मिलके बनी है, इसमें संविधान, कानून, संस्थाएं इंस्टीट्यूशन की बात कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं है। शासन और सत्ता को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसा कि आप व्यवहार में देख रहे हैं कि संसद होना चाहिए ताकि हमारे देश में जरूरतों के हिसाब से कानून बने। न्यायपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका यानी लोगों को न्याय मिले, किसी गरीब और अमीर के में कोई अंतर ना दिखे, इसलिए सभी को बराबर न्याय मिले। तो हमारे देश में एक सुंदर न्यायपालिका होनी चाहिए। नौकरशाही यानी इस सब सिस्टम को चलाने के लिए भी क्या है, एक ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है, और वो क्या है, वो भी होनी चाहिए। तो सरकार की संरचना और कार्य प्रणाली तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य जैसी चीजें आती हैं। जब हम राज व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब आप समझेंगे कि इसके जो घटक हैं हमारी राज व्यवस्था के, वो क्या क्या रहेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लॉज रहेंगे, इंस्टीट्यूशन रहेंगे, पार्लियामेंट, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, और सरकार की संरचना और कार्य प्रणाली का, और नागरिकों के अधिकार। फिर हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। यह शासन को सुचारू रूप से चलाने, शक्ति संतुलन को बनाए रखने और सामाजिक न्याय स्थापित करने में हमारी मदद करती है। यानी शासन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इसके पीछे कुछ कानून, नियम, उनके दायरे में रह करके क्या हो, काम हो। और शक्ति संतुलन बनाए रखने यानी कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर ना हो, उसका ज्यादा पावर होने से वो गरीब के ऊपर अत्याचार ना करे, गरीब और अमीर के बीच में वो गहरी खाई ना हो, वो गैप ना हो, और सामाजिक न्याय स्थापित करने में मदद करती है। तो आपने देखा कि राज व्यवस्था क्या क्या करती है। उदाहरण के रूप में समझिए कि भारत की राज व्यवस्था, जिसमें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद, सरकार और न्यायपालिका मिलकर काम करते हैं, यह एक उदाहरण है। अर्थात मैं कहूं कि जो भारत की राज व्यवस्था है
उसमें संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार हमारी पार्लियामेंट, सरकार और न्यायपालिका मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहां अलग अलग तंत्र काम करते हैं और वो एक तरीके से काम करते हैं ताकि किसी देश राज्य की सत्ता और शासन को सुचारू रूप से क्या है चलाया जा सके और वहां कोई किसी प्रकार की कमी या फिर उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। राज व्यवस्था वह अमूर्त ढांचा है जो बताता है कि एक देश को कैसे शासित किया जाएगा और उसके नागरिक कैसे रहेंगे। The political system is the abstract framework that defines how a country will be governed and how its citizens will live. अमूर्त एक अमूर्त ढांचा है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसी संरचना है जिसका न कोई आकार है न कोई संरचना है। वो एक ऐसी जिसको हम सिर्फ कहे तो क्या बोल सकते हैं कि फीलिंग्स बोल सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चर है, राज व्यवस्था एक ऐसी पॉलिटी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमें यह बताती है कि किसी देश का शासन कैसे चलेगा, उस देश को कैसे शासित किया जाएगा और वहां के नागरिक होंगे वो कैसे रहेंगे। तो आपको वो ये सब चीजें देखने से पता चला होगा कि राज व्यवस्था हमें क्या संदेश देती है, क्या बताती है कि किसी देश का शासन, वहां की व्यवस्था कैसे चलेगी और वहां के नागरिक किन नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर काम करेंगे, किन सिद्धांतों को समझेंगे और उन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए वो जिएंगे। तो राज व्यवस्था क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां कि राज्य या देश किस प्रकार चलेगा, किस प्रकार शासित होगा, किन सिद्धांतों पर चलेगा, इस प्रकार की हम एक अवधारणा को मान करके चलेंगे और उसी के अनुरूप हम अपना आगे का अध्ययन करेंगे। जिसमें जो मैंने आपसे बात की कि पॉलिसी, मैंने नीतियों की बात की, मैंने उन कानून सिद्धांतों की बात की, संविधान की बात की। तो हम उस संविधान का भी अध्ययन करेंगे, कुछ नीतियों की बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे देश का जो सिस्टम है, हमारे देश की जो सत्ता है, जो शासन है, जो सरकार है, वो किस प्रकार से काम करती है और उन व्यक्तियों के जो यहाँ रह रहे हैं क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, वो किस प्रकार सरकार को चुनते हैं और सरकार उनके लिए क्या करती है। तो हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे और यह सब्जेक्ट इसीलिए भी काफ़ी, मैं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग हो जाता है या रोचक हो जाता है कि आप संविधान को पढ़ करके ऐसा महसूस करेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको दिनों दिन आपके आम जीवन में, आपके डेली रूटीन में आपको दिखाई देगा। आप समझ पाएंगे कि सरकार कैसे बनती है, कैसे सरकार विधानसभा की सरकार बनती है, कैसे लोकसभा बनती है, कैसे राज्यसभा बनती है, कैसे हमारे देश में कानून बनते हैं और कानून जब टूटते हैं तो व्यक्ति कहाँ जाता है और किस प्रकार उसको न्याय मिलता है। तो वो सब प्रक्रिया हम यहाँ क्या है जानेंगे। तो ये दैनिक जीवन में काम आने वाली और दैनिक समझ की चीजें हैं जो हम राज व्यवस्था के अंदर अध्ययन करेंगे। और मेरे हिसाब से या जैसा आप देख पाते हैं कि सामान्य अध्ययन के जिन भी एग्जाम्स में सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहां पॉलिटी या राज व्यवस्था से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको राज व्यवस्था का अध्ययन बड़ी बारीकियों से करना है और चीज़ों को समझना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है, उसके अंदर हमें वो कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है
कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे अभी एक उदाहरण के रूप में यूपी पीसीएस अपर का सिलेबस देखते हैं, और ये प्रीलियम्स का क्या है, प्रीलियम्स का सिलेबस है। और उस प्रीलियम्स में भी जिसमें आप देखते हैं कि जब आप प्रीलियम्स देने जाएंगे तो आपको प्रीलियम्स में आपको दो पेपर दिखाई देंगे, जिसमें एक पेपर जीएस का होगा जिसको पेपर 1 के नाम से जानते हैं, पेपर 1, और एक दूसरा पेपर होगा जिसको आप सी सेट के नाम से जानते हैं, और इसको आप पेपर 2 के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वो पार्ट है जीएस सामान्य अध्ययन अध्ययन वाला, जहां आपको आपके सामान्य अध्ययन का ये वो भाग है, और आपको पता है कि ये पीटी में ये क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम में, ये प्रीलियम टेस्ट में ये वाला क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग, और ये वाला इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो लगभग मैं ये मान के चलता हूं कि यूपी, दिल्ली और किसी वनडे एग्जाम में लगभग ये सिलेबस क्या है, एनफ है, जो यूपी पीसीएस अपर का रहता है। मैं मान के चलता हूं कि यूपी और बाकी अन्य राज्यों के कमीशन के एग्जाम और उससे नीचे के कोई वनडे एग्जाम, सभी प्रकार के वनडे एग्जाम जहां सामान्य अध्ययन आपको देखने को मिलेगा, वहां ये वाला सिलेबस लगभग आपको मिलेगा। इसके दायरे से बाहर हो सकता है 1% चीजें आ जाए, लेकिन लगभग आप मान के चलिए कि यही सिलेबस आपको देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे, आप देखेंगे कि जब सामान्य अध्ययन पेपर 1 की बात आती है तो आपको राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर्स होगा, वर्तमान में कुछ घटनाएं घटित होगी या पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं घटित हुए हैं, उनका आपको अध्ययन करना है। दूसरा, आप देख पाते हैं कि भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो देश के अंदर बहुत सारे आज तक इतिहास में बहुत सारे क्या हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, वो किसी एक विशेष उद्देश्य को लेकर के किए गए हैं। तो हम ऐसे कुछ मूवमेंट्स को भी क्या करना है, अध्ययन करना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा देश किस प्रकार चला है या किस प्रकार हमारे देश की उन्नति संभव हुई है, उसके पीछे का क्या संघर्ष रहा है। तो ये हमें पढ़ के चलना है। और तीसरा, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसको हम अपनी दूसरी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक या फिजिकल और ये सामाजिक, सोशल और इकोनॉमी भूगोल क्या है, आपको पढ़ना है, जो कि आप हमारी दूसरी क्लास में अध्ययन कर पाएंगे। अब जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है भारतीय राजनीति एवं शासन। भारतीय राजनीति को समझना है, भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स को समझना है कि भारत में किस प्रकार चुनाव होते हैं और किस प्रकार पॉलिसियां बनती है, और इसी प्रकार से शासन किस प्रकार चलता है, और हमारा जो संविधान है जिसके दायरे में रहकर हम सब लोग काम करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किस प्रकार बना हुआ है और वो किस प्रकार से चुना जाता है, किस प्रकार काम करता है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक इसी के बाद पंचायती राज, यानी कि जो राजनीति है, जो देश की उन्नति के लिए काम करती है, वो उसकी पहुंच गांव तक भी हो, उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम पंचायती राज अभी मोटा मोटी समझते हैं, उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। लोक नीति
आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इश्यूज इत्यादि। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट की। सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव इत्यादि। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि से संबंधित विषय विशेषता की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको बहुत स्पेशलाइजेशन स्टडी नहीं करना है, आप यहाँ रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, आपको एक बेसिक नॉलेज क्या है होनी चाहिए। और सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान को हम फिर वही है कि 3 पार्ट्स में तो हम आज तक अध्ययन करते आए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन यहाँ क्या है, चूंकि तकनीक का क्या है, टेक्नोलॉजी, अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी टेक्नोलॉजी का क्या है, दौर चला हुआ है। टेक्नोलॉजी का ये वर्ष भी है, सदी भी है। और तो इसीलिए हम यहाँ क्या है कि हम साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी जानेंगे और यहीं से हमें क्या है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं पर आधारित अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी। और अब हम देखते हैं कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक बार हम थोड़ा और मोटे तौर पर जान लेते हैं कि यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षित की जाती है। ऐसा समझा जाता है कि आप भारतीय राष्ट्रीय इतिहास को जानते होंगे, आप उन मूवमेंट्स के बारे में जानते होंगे जो भारतवर्ष में अनेक मुद्दों को लेकर हुए हैं। आप जानते होंगे कि किस प्रकार आपको राजनीतिक पक्षों की जानकारी, व्यापक जानकारी होनी चाहिए और आपको स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता और राष्ट्रवाद का अभ्युदय यानी कैसे राष्ट्रवाद जन्मा, आपको ये सब जानना होगा। किसके लिए? आपको सामान्य अध्ययन की जानकारी के लिए आपको इतिहास में ये सब जानना होगा। दूसरा हम बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें आपको भारत एवं विश्व का भौतिक यानी फिजिकल, जो अभी हमने देखा, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख आपको होनी चाहिए। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमें सिर्फ इतना जानना है कि हम एक पूरे सिस्टम को समझ पाए, लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत की क्या है एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम भारत को अच्छे से समझ पाए और चीज़ों को समझे कि हमारा भारत जहां हम रहते हैं वो देश किस प्रकार का है, किस प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ, कहाँ किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मिट्टियाँ है, कैसे लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान किस प्रकार का है, वो सब क्या है हम यहाँ जानते देखेंगे। विश्व भूगोल में कि एक सामान्य परख होनी चाहिए। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, और वो है भारतीय राजनीति एवं शासन। तो हम यहाँ संविधान, राजनीतिक व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम है, और पंचायती राज यानी राजनीति की गांव तक पहुंच
लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण इत्यादि। भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ तक ये हमारा पोर्शन क्या है, पीटी में या प्रीलिम्स के एग्जाम में पॉलिटी से पूछा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि इकोनॉमी किस प्रकार से आती है, और ये सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव इत्यादि, अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। और इसी प्रकार पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में आपकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी की अपेक्षा की जाती है। तो आप ये समझे होंगे। और फिर बात करते हैं अंतिम सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। यानी आपसे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमारा आयोग कहता है कि हम आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे जहां तक हम समझ सके कि आपको किसी विषय की एक सामान्य जानकारी है या फिर नहीं है। तो यहां तक आपने समझा कि इस प्रकार से हमारे से क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। और जब बात मेंस की आती है तो आप देखेंगे कि मेंस में आप देखेंगे कि मेंस में जब आप जाएंगे तो फर्स्ट एक पेपर हिंदी और दूसरा एस से, 2 पेपर ये होंगे। और इसके बाद आपको 4 पेपर, 1 2 3 और 4 पेपर यहाँ पर फेज करने होंगे। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। और यहाँ 5th एंड 6th जो पेपर होगा वो संशोधित पैटर्न के हिसाब से यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी के बारे में आपसे क्या है पूछेगा। तो आप देखेंगे कि जीएस पेपर 2 में आपसे क्या है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो किस प्रकार के होंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो भी क्या है एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान, उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे भारतीय संविधान बना, उसके बारे में आपको जानकारी करनी है, उसको समझना है। विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। आपको संविधान से संबंधित ऐतिहासिक आधार, विकास, कैसे जन्म हुआ, कैसे संविधान का जन्म हुआ, कैसे संविधान बना, विशेषताएं, हमारा संविधान क्या विशेषताएं रखता है, और महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, यानी जो हमारा भारतवर्ष है उसमें संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का विकेंद्रीकरण, पावर कैसे, शक्तियों का कैसे बंटवारा
हुआ है। और इसी प्रकार फाइनेंशियली भी कि किस प्रकार कुछ राइट्स सेंटर को है तो कुछ राइट्स स्टेट को है और उसकी चुनौतियां। फिर ठीक हम देखेंगे कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का प्रत्यकरण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। और आप देखेंगे कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। और फिर आप देखेंगे फिफ्थ कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, यानी हम किस प्रकार की पॉलिसी, किस प्रकार का डेमोक्रेसी, और वही फिर हम देखेंगे कि हमारे देश से दूसरे देशों के जो डेमोक्रेसी है या फिर वो किस प्रकार की व्यवस्था को का पालन करते हैं। तो हमें यह भी देखना है कि भारत और अन्य देशों में क्या समानता है या फिर क्या भिन्नता है। इसी प्रकार संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य एवं कार्य संचालन, शक्ति एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय। और फिर देखेंगे, हम समझेंगे कार्यपालिका को और न्यायपालिका की संरचना को, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका PIL जन प्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्य भाग। इसी प्रकार से फिर हम देखेंगे सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दों एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाएं, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता सहायता संस्थाएं और संस्थागत एवं अन्य अंशधारक, ये हमारे सिलेबस का क्या रहेंगे, हिस्सा रहेंगे, हमारे अध्ययन का हिस्सा रहेंगे। और केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन किस प्रकार से होगा और इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और विधि संस्थान एवं निकायों को भी हम जानेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुपयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता और संस्थागत वह अन्य उपाय। और आप लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, लोकतंत्र में नई नई जो उभरती हुई कुछ प्रवृत्तियां हैं, उनके संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका। और पेपर 2 में फिर आप IR को पढ़ेंगे, जहां पर भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से भारत के संबंध और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत को हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। और इसी प्रकार सेकंड लास्ट महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश तथा उनका कार्य भाग। और लास्ट में हम देखेंगे पेपर 2 में कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की जितनी भी करंट अफेयर की या कहे कि समसामयिक जितनी भी घटनाएं होगी, वो उन सभी का हम पेपर 2 में क्या करेंगे, हमें
पढ़ना होगा। तो चूंकि पॉलिटी पेपर 2 का हिस्सा है तो हमने सिलेबस को देखा, और ये आप लगभग मान के चलिए कि लगभग हर एग्जाम में जो कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं, अगर यूपीएससी को छोड़ दे या फिर इवन कहे कि यूपीएससी में भी लगभग ये पैटर्न क्या है आता है, यही वो पोर्शन है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, राज व्यवस्था को समझेंगे और देखेंगे कि ये इसका जन्म आखिर हुआ कैसे, क्यों हमें संविधान की जरूरत पड़ी, किस प्रकार से इतिहास में क्या क्या कानून बने, क्या हुआ और कैसे जन्म हुआ भारतीय संविधान का। तो कल हम ये अध्ययन करेंगे और उसी अध्ययन के क्रम को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम ये सिलेबस बहुत जल्द कवर करें। तो आज के लिए हम इतना ही, और कल हम यहाँ से आगे इसको अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल जीएम रैंक बूस्टर पर। बाय, धन्यवाद।